महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हुकूमत ने आज साल 2022-23 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। वजीर खजाना अजित पवार असेंबली में बजट पेश करते नजर आए। बजट में सेहत, खिदमात, मेडिकल, तालीम, किसान, रोजगार और स्टार्टअप पर खास ख्याल रखा गया है। सेहत खिदमात पर 11,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जबकि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 2,061 करोड़ रुपए और किसानों के हवाले से 50,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। रियासती वजीर खजाना अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र पहली रियासत बनने की तरफ गामजन है जिसके मुल्क में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की मईशत होगी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने बजट पेश करने से पहले विधान भवन में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। सबके लिए कुछ ना कुछ है, शिक्षा है, महिला है, किसान है, इंडस्ट्री है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस बजट में। किन्नरों के लिए भी है, LGBTQ के लिए पूरा उन्होंने जो बोला है बजट में, इसका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राज्य की सरकार ने कोई टैक्स न लगाते हुए ये बजट पेश किया है। जो भी महाराष्ट्र की संपदा है उसको संभालने की कोशिश की है और खेती अपना कृषि व्यवसाय में एक बड़ी प्रोग्रेस दिखाने का काम किया गया है। उसमें किसानों को बड़ी सहूलत दी गई है। महाराष्ट्र की डेवलपमेंट को और रफ्तार बढ़ाने के लिए निश्चित उपयुक्त रहेगा। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में और तेजी लाने के हिसाब से आज का जो बजट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि जिक्र किया कि बुलेट ट्रेन मुंबई से लेकर हैदराबाद, मराठवाड़ा को लेकर जो करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का मुख्यमंत्री जी ने खत लिखा है, उसको भी परसुएशन करने के बाद है। जो समृद्धि महामार्ग जो जा रहा है जालना से लेके मराठवाड़ा पूरा चारों जिले कवर करने वाला, उसको भी अच्छी तरतूब इसमें बजट में मिली है। महाराष्ट्र बजट पर देवेंद्र फडणवीस ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बजट किसान, गरीब, खवातीन, आदिवासी और दलित मुखालिफ है। ये जो बजट रखा गया है किसान विरोधी, गरीब विरोधी, महिला विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, सर्वसामान्य व्यक्ति को कुछ भी नहीं देने वाला इस प्रकार का ये बजट है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमको अपेक्षा थी केंद्र सरकार और 22 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके सामान्य आदमी को कुछ न कुछ राहत दी। ये सरकार भी देगी, लेकिन इनके नेता साइकिल पे मोर्चा निकालते हैं पर अपना समय आता है तो राहत नहीं देते। विदर्भ मराठवाड़ा को भी इन्होंने कुछ नहीं दिया, मुंबई को भी कुछ नहीं दिया। केवल जो चालू स्कीमें जो हमारे सरकार ने शुरू की थी, उन्हीं स्कीमों का क्रेडिट लेने का प्रयास इस सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और इसलिए महाराष्ट्र बजट 2022-23 में अक़लियतों को अक्सर नजरअंदाज किया गया है, जबकि मुंबई समेत दीगर रियासतों में अहम प्रोजेक्ट और हिफ्ज़ान सेहत पर खतीर रक़ूमात मख्तस की गई हैं। ताहम अक़लियतों के लिए मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन के लिए पहले 500 करोड़ रुपए मख्तस थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। दरअसल मौलाना आज़ाद मालियाती कॉरपोरेशन अक़लियतों की तालीम और रोजगार के लिए कर्ज फराहम करता है। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने माली साल 2022-23 का बजट पेश होने से पहले 1,000 करोड़ से जायद का मुजव्वजा बजट स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश किया था। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन किशोर स्वामी की सदारत में आज एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने ने कॉरपोरेशन की सालाना आमदनी और अखराजात की तफसीलात को सामने रखते हुए 1,000 करोड़ से जायद का मुजव्वजा बजट स्टैंडिंग कमेटी में मंजूरी के लिए पेश किया है। सन 2022-23 माननीय आयुक्तांनी आज बजेट आमच्याकडे सादर करण्यात आलेलं आहे। सदरील बजेट हे जवळपास 1,095.33 कोटीचं त्यांनी एकूण आमच्याकडे सादर केलेलं आहे। तर आज आम्ही बजेट घेतल्यानंतर आमचे सन्माननीय सदस्यांच्या विनंतीनुसार एक 10 दिवसाचा अभ्यासासाठी वेळ घेतलेला आहे। सदरील अभ्यासाचं पूर्णत्व झाल्यानंतर लवकरात लवकर आम्ही बजेट सादर करू।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर अपना फैसला महफूज रखा है। इस मामले में फैसला मंगल के रोज आने की तवक्को है। इस मामले में अदालत में आज भी समाअत हुई और नवाब मलिक के वकील ने दलाइल पेश किए। कल अदालत में ईडी की जानिब से नवाब मलिक की अर्जी को मुस्तरद करने की अपील की गई थी। एजेंसी के मुताबिक नवाब मलिक की अर्जी काबिल समाअत नहीं है। सरकार की जानिब से आम और गरीब शहरियों के लिए यूं तो बेशुमार स्कीमें हैं जिसमें तालीम, इलाज, रोजगार वगैरह तक के लिए इमदाद मिलती है, लेकिन इन स्कीमों के मुतालिक लोगों में लाइल्मी होने के सबब वो इससे इस्तिफादा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मुंब्रा में कॉरपोरेटर अशरीन रावत ने सरकारी महकमों के ताउन से एक कैंप लगाया, जहां कई सारी सरकारी स्कीमों के कार्ड जगह पर ही बनाकर दिए गए। देखिए, हमारे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी नहीं देती है। गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेने के लिए हमको पहले गवर्नमेंट से जुड़ना जरूरी है। हमने आज ये कैंप लगाने का असल मकसद यही था कि यहाँ पर लोग आए और गवर्नमेंट से जुड़े, क्योंकि ई श्रम कार्ड जो है वो कामगार लोगों के लिए रहता है। चाहे वो घरेलू औरत घर काम क्यों नहीं करती हो या घर में 4 कपड़े लाके क्यों नहीं बेचती हो, तो ये ई श्रम कार्ड जो है काम करने वाले लोगों के लिए। हेल्थ कार्ड जो है, हमारे यहाँ पे बीमारी तो कोई किसी को बोलकर नहीं आती है, तो अल्लाह हर किसी को शिफा दे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ई श्रम का फायदा हमको मिलता है। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि कौन कौन से हॉस्पिटलों में वो योजना का फायदा दिया जाता है। उसके बाद में कन्या नोंदनी का जो रहता है, तो कन्या हमारी जो बेटियां पैदा होती है तो उनको आगे चल के एजुकेशन के ताल्लुक से उनकी शादियां हैं या फिर उनकी पढ़ाई का जो खर्च होता है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट से हमको मदद मिलती है। इसके लिए हम जो है पोस्ट ऑफिस से डायरेक्ट ये जो है लिंक रहता है, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता। तो यहाँ हमने अशरीन मैम के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से एक दिन का ई श्रम कार्ड और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोग्राम यहाँ असंगठित कामगारों के लिए, महिला और पुरुष लोगों के लिए हमने यहाँ रखा है। तो ये ई श्रम कार्ड क्या है, इसको रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत हम उनको वो लोगों को कार्ड देने वाले हैं, वो मुफ्त में लोगों को देंगे। श्रमयोगी मानधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी भी जानकारी हम यहाँ देंगे। सरकार की योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन लोगों तक जाती नहीं है। गवर्नमेंट के पास में कोई डेटा नहीं था। अभी कोरोना का महामारी था, बहुत सारे मजदूर पैदल जा रहे थे गांव-गांव, तो ये सब वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने और जो माननीय जज है उन्होंने देख लिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था गवर्नमेंट को कि जो भी लोग हैं ये जो पैदल जा रहे हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं है, इन लोगों को क्या रोजगार है, कौन क्या काम कर रहा है, एटलीस्ट उसका तो गवर्नमेंट को पता चलेगा। और अभी इसके चलते रजिस्ट्रेशन होने के बाद में एटलीस्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो योजनाएं आएगी तो ये इन लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा, इनको उसकी सुविधाएं मिल जाएगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए तामीर करदा दहाइयों पुरानी लेबर कॉलोनी में नाजायज कब्जेजात का मामला कोई नया नहीं है। ये मामला अदालत के भी जेर गौर है। ऐसे हालात में औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान कॉलोनी के सर्वे के नाम पर जेसीबी लेकर पहुंच गए, जिससे लेबर कॉलोनी में हालात कशीदा हो गए थे। साकिनान की शदीद मुखालफत के सबब कलेक्टर को खाली लौटना पड़ा। कलेक्टर साहेब जे येतात तुम्ही एसी मध्ये बसून ते गोरगरिबांना म्हणता की बाहेर निघा, पोलिसांच्या आदेशावरून तुम्हाला आदेश कोणी दिला तोडायचं? 40 वर्षाने आम्ही राहतोय आणि एकदम की तुम्ही घराबाहेर काढायला लागले आम्हाला कोणत्या आदेशाने? घर के बदले घर की डिमांड है। हमको अगर यहाँ से निकाले तो पहले हमारे को जो है तो सरकार ने घर अलाउड करना है, उसके बाद हम यहाँ से जाने वाले। कहीं ना कहीं हमको छोटा क्यों नहीं होता? हमको ये बोलना है कि हमको घर से नहीं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये जो है ना हमारे आंख पे डाल दो, डालो हमारे आंख पे, यहाँ बैठे हुए। ये मेरी भाई तुम्हारी रहेंगी कलेक्टर साहब। ये बेहोश हो जा रही क्योंकि इसको जरा भी टेंशन बर्दाश्त नहीं होता इसको। अगर इन्हें मर गई तो इसको थायराइड के साथ में शुगर भी है। क्या डिमांड क्या है? डिमांड हमारे को घर लो भाई, नहीं तो हमको ही रहे। घर के बदले घर। 35 साल से रह रहे। आज हम सरकारी नौकरी करे वाले, पैसा भरे वाले, हमने किराया किसके बोलने के ऊपर तोड़ रहे? पूछो उनको। ऐसा थोड़ी होता है। खाला इनसे पूछो कि किसके बोलने पे तोड़ रहा है? भाई तुम लोग हमको गरीबों को घर से पूछो उनको ये किसके बोलने पे तोड़ रहे करके? घर दो ना हमको। किसका आदेश है? घर होना। तुम्हारी
मालेगांव शहर में मौका 12 नवंबर को तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के बाद शहर बंद का ऐलान किया गया है और बंद के अख्ताम पर शहर में तशद्दुद फूट पड़ा था। इस मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया था जो पिछले 3 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, जिसमें कुछ सियासी पार्टियों के लीडरान भी शामिल हैं। इन अफराद की जमानत नहीं हो रही थी। जमानत के लिए मालेगांव शहर के मुस्लिम वकला ने मेहनत और जिरह के बाद जनता दल सेकुलर के मोहम्मद मुस्तकीम डिगंटी को आज अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया है और वो नासिक सेंट्रल से छूटकर मालेगांव शहर पहुंचे। 12 नवंबर के मामले में जो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, सिटी पुलिस स्टेशन ने सिया नंबर 74 और 75 से 2 केसेस दाखिल किए थे। सिया नंबर 75 में मुस्तकीम डिग्निटी को अरेस्ट किए थे, जबकि पुलिस ने झूठ बताई थी कि इनको अरेस्ट किया गया। ये तमाम बातें बताई गई, अदालत को बताया गया। अदालत ने सीसी कैमरे के फुटेज भी देखी कि ये कहाँ का मौजूद है और बारीक बीनी से मुताला करने के बाद में माशाल्लाह अदालत ने ज़मानत मंजूर की है। इनके साथ एक हज़ार को लेकर और मोइनुद्दीन है उर्फ मोया, उनकी भी ज़मानत मंजूर की है और इंशाल्लाह वैसा दिखता है कि जो भी महरूसिन है अब इस बुनियाद पे हम दोबारा उनकी ज़मानत एप्लीकेशन दाखिल करेंगे और अभी तक हमने दाखिल नहीं किए थे। 12 नवंबर का जो वाक़या हुआ उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि सरकार एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही है त्रिपुरा को लेकर। उस बात में तो अब 100% यकीन हो गया कि मालेगांव शहर के साथ जो हुआ कि सरकार एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही है, वो पुलिस डिपार्टमेंट हो कि दूसरी एजेंसीज़ हो, और जो खेल पूरे मुल्क में खेला जा रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर इनके मिनिस्टर जेल जाते हैं तो बोलते हैं कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो मालेगांव शहर के साथ क्या हुआ? मालेगांव शहर के साथ भी नाइंसाफ़ी की गई। इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक से।